हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 जियोग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जियोग्राफी भूगोल क्लास 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हरियाली क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाली क्या है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना। इस योजना से ग्रामीण जल संरक्षण करके पेयजल की समस्या दूर करने के साथ साथ वन रोपण, मत्स्य पालन एवं सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा कि पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं। पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं। तो उत्तर है इसका, समुद्र में पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहते हैं। पत्तन जहाज के लिए गोदी, सामान उतारने, लादने तथा भंडारण की सुविधाएं प्रदान करते हैं। पत्तन अपने पृष्ठ विदेशों से वस्तुएं इकट्ठा करने का काम करते हैं, जहां से उन वस्तुओं को अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। एक तो इसका उत्तर हमारा कि प्रकृति और मनुष्य आपस में जटिलता से जुड़े हैं। नंबर एक, प्रकृति और मानव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। नंबर दो, आपसी अन्योन्य क्रिया द्वारा मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है। भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन प्राय रूपकों के रूप में किया जाता है, जैसे कि पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी का मुख आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर की देन है जो दो विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कि विचारधारा के जनक ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता और ना ही प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जी सकता है। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना एवं उसे विनाश से बचाना होगा। प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरण के लिए औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना, खनन करते समय अति दोहन से बचाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा दीजिए। जनसंख्या की धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है हमारा कि किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर दो प्रकार की होती है। ठीक, नंबर एक जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर और नंबर दो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर। अगर धनात्मक वृद्धि दर की मैं बात करूं तो किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तब वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहलाती है, और किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है तो ये जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में बहुत अधिक क्षेत्रफल पर बहुत कम लोग व बहुत कम क्षेत्रफल पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि करें।
तो इसका उत्तर है हमारा कि विश्व की 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल पर निवास करती है। विश्व की 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल पर निवास करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्र हैं, जहां 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक लोग रहते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण व शीत मरुस्थल व अधिक वर्षा वाले स्थानों का जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक तथा दक्षिणी गोलार्ध में कम है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम है। संसार की अधिकांश जनसंख्या 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ही निवास करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा के वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि समय के संदर्भ के मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। ये धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि न हो। ये गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो विकास मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है। विकास परिवर्तनशील है। इसका उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन करें। मानव विकास से संबंधित समस्याओं के लिए अनेक उपागम हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा आय उपागम। आय उपागम ये मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर विकास के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। दूसरा है कल्याण उपागम। ये उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे कि शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रदर्शन की उपेक्षा की गई है। और चौथा है हमारा क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं बताइए। यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फो के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है। यहाँ शुष्क कृषि भी की जाती है। गर्मी के महीनों में अंजीर और जैतून पैदा होते हैं। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र से इसकी आपूर्ति की जाती है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा यानी कि शराब का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि छोटे पैमाने व बड़े पैमाने के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम छोटे पैमाने के उद्योग की। छोटे पैमाने के उद्योग में सबसे पहला आता है हमारा निर्माण स्थल। इस प्रकार के उद्योग में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है। दूसरा है कच्चा माल। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। नंबर 3 पर आता है रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति अधिक होती है। अब बात आती है बड़े पैमाने के उद्योग की। तो बड़े पैमाने के उद्योग में क्या होता है कि उत्पादन विकसित प्रौद्योगिक तथा कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है। उत्पादन अथवा उत्पादित माल को विशाल बाजार में बेचा जाता है। इसमें उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है। अधिक पूंजी तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए।
स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो सबसे पहला आता है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं और सरकार ही इनका प्रबंध करती है। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग। अधिकतर समाजवादी साम्यवादी देशों में ऐसा होता है। दूसरा है हमारा निजी क्षेत्र। ऐसे उद्योगों का मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी होती है। ठीक है, जो निजी क्षेत्र होते हैं इनमें क्या होता है, उद्योगों का मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी होती है। व्यक्ति या निजी कंपनियां इन उद्योगों का प्रबंध करती हैं। पूंजीवाद देशों में यह व्यवस्था होती है। भारत में टाटा समूह, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्री इसके उदाहरण हैं। इसके बाद आता है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है कि कुछ उद्योगों का संचालन सरकार और निजी कंपनियां मिलकर करती हैं। कुछ उद्योगों का संचालन सरकार और निजी कंपनियां मिलकर करती हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL तथा मित्तल एनर्जी लिमिटेड साझेदारी HPCL, ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुटीर उद्योग से क्या तात्पर्य है। इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। पूंजी एवं परिवहन के साधन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करते। कच्चा माल एवं बाजार दोनों ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं। किसी शक्ति चालित मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ के साधारण औजार ही उपयोग में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छंद उद्योगों की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो नंबर 1 पर आता है हमारा स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। ये किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। ये उद्योग संगठन पूर्जों पर निर्भर होते हैं। इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है। इन उद्योगों में श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा भौतिक कारक। कच्चे माल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता और शक्ति के साधन, ये भौतिक कारक हैं। मानवीय कारकों की अगर मैं बात करूं तो श्रम, पूंजी, परिवहन के साधन, बाजार, सरकारी नीतियां, ये सब मानवीय कारकों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप कई देशों में बड़ी जनसंख्या में रोजगार के अवसर खुले हैं। इस कथन की 3 उपयुक्त उदाहरणों सहित विशेषता कीजिए। ठीक, बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप कई देशों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर खुले हैं। इस कथन का 3 उपयुक्त उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर है इसका कि बाह्य स्रोतन बाहरी एजेंसी को कार्य में कुशलता एवं लागतें कम करने के लिए प्रदान करता है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इसराइल, फिलीपींस में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। व्यवसाय परिक्रमण बाह्य स्रोतन BPOS योग्य नवयुवकों एवं नवयुवतियों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करता है। बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। इसी कारण नगरीय क्षेत्रों में साइबर कैफों का चलन बढ़ गया है। ज्ञान परिक्रमण बाह्य स्रोतन KPOS ने कई क्षेत्रों को बढ़ाया है, जैसे कि ई-लर्निंग, आंकड़ा परिक्रमण, ई-बैंकिंग सेक्टर, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिकित्सा पर्यटन क्या है। विकासशील देशों में तेजी से उभरने के क्या कारण हैं। जब चिकित्सा एवं उपचार के साथ साथ पर्यटन की सुविधा भी प्रदान की जाती है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन सभी विकासशील देशों में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी होकर उभरे। इसका प्रमुख कारण इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा चिकित्सीय सुविधाओं का सस्ता होना तथा साथ ही चिकित्सा का उच्च स्तरीय होना भी है। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे
विकसित देशों से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में रोगी चिकित्सा हेतु भारत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य निर्मित महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहर का नाम बताइए जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर की विशेषताओं को लिखिए। तो नंबर 1 पर आती है हमारी पनामा नहर। ये उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के मध्य 72 किलोमीटर लंबी है। इस नहर के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्व न्यूयॉर्क एवं पश्चिमी स्थित सैन फ्रांसिस्को के मध्य जल परिवहन से 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसी तरह पश्चिमी यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट की दूरी कम हो गई है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन हो पाता है। यह नहर दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ाने में सहायक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य निर्मित उस महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहर का नाम बताइए जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और इस नहर की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो इस नहर का नाम है सुएज नहर। इसकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ था। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये लगभग 180 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिणी एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी को उत्तरमाशा अंतरीप मार्ग की तुलना में कम हुई है। इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। नील नदी से नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी सुएज नहर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइन नदी जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग क्यों है? कोई 3 कारण बताइए। तो राइन नदी जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है क्योंकि ये यूरोप के संपन्न कोयला खनन क्षेत्रों से गुजरता हुआ परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। ये जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा 2 लाख से अधिक आंतरिक मालवाहक पोत इस मार्ग से वस्तुओं एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। ये जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसार के सबसे लंबे पार महाद्वीपीय रेलमार्ग का नाम लिखिए। इनकी किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पार साइबेरियन रेलमार्ग की विशेषताओं की अगर मैं बात करूँ तो ये रेलमार्ग पश्चिमी सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक विस्तृत है। यह 9,322 किलोमीटर लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत एशिया का महत्वपूर्ण रेलमार्ग है। यह एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। इस रेलमार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग हैं। यह रेलमार्ग यूराल पर्वत ओब और येनिसी नदियों से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव विकास से क्या अभिप्राय है। तो मानव विकास से तात्पर्य है लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, उनके जीवन स्तर में सुधार करना। यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पर आता है हमारा मुख्य श्रमिक। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करता है वो मुख्य श्रमिक कहलाता है। इसके बाद आता है सीमित श्रमिक। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम कार्य करता है वो सीमांत श्रमिक कहलाता है। और नंबर 3 पर आता है अश्रमिक। जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उसे अश्रमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकार्य के आधार पर भारतीय नगरों को 6 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत करें। उदाहरण भी दीजिए। तो भारतीय नगरों को उनमें होने वाले कार्यों की प्रमुखता के आधार पर कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनमें से प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा प्रशासन शहर। वे शहर या नगर जहां उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़ आदि। नंबर 2 पे आता है औद्योगिक नगर। जिन नगरों में उद्योगों की प्रधानता हो जैसे कि मुंबई, सेलम, जमशेदपुर। नंबर 3 पर आता है परिवहन नगर।
कुछ नगर पत्तन के रूप में आयात निर्यात में संलग्न रहते हैं, जैसे कि कांडला, कोची, विशाखापट्टनम। इसके बाद नंबर 4 पर आता है हमारा खनन नगर। वे नगर जो मुख्यतः खनन के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि रानीगंज, झारिया, डिगबोई आदि। नंबर 5 पर आता है हमारा गैरीसन यानी कि छावनी नगर। जिन नगरों में सैन्य की छावनियाँ होती हैं, जैसे कि आंवला, मेरठ, वो आपके गैरीसन नगर कहलाते हैं। नंबर 6 पर आता है आपका धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर। ऐसे नगर जो धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, अजमेर आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेषताओं के आधार पर ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले बात आती है हमारी ऊर्जा के परंपरागत साधन या परंपरागत स्रोत की। नंबर 1, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो लंबे समय से प्रयोग में हैं। ये प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये गैर नवीकरणीय या रिन्यूएबल होते हैं। इन साधनों का वितरण बहुत आसान है। ये साधन पर्यावरण अनुकूल नहीं है, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण में इनकी बड़ी भूमिका है। इनके उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल आदि। इसके बाद आते हैं हमारे गैर परंपरागत स्रोत या गैर परंपरागत साधन। गैर पारंपरिक स्रोत वे हैं जो हाल ही में प्रयोग में आए हैं। इन स्रोतों का प्रयोग करने को उपाय तथा तकनीक पहले दोनों नहीं थे। ठीक, नहीं तो पहले इनका प्रयोग करने के उपाय थे और न ही कोई तकनीक थी। ये नवीकरणीय होते हैं। ये साधन अपेक्षाकृत अधिक समान रूप से वितरित हुए। ये ऊर्जा के स्वच्छ साधन और पर्यावरण हितैषी है। इनके उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भू तापीय ऊर्जा आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक किन्हीं 5 उपायों का वर्णन कीजिए। जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करना। सामान्यतः जल सघन फसलों को नहीं बोना चाहिए। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे कि नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतुलन और बाड़बंदी पद्धति प्रभावी रूप से कार्यान्वित किए जाए ताकि बहते जल के क्षति मार्ग में कमी हो सके। जलाक्रांत वृक्षों की रक्षण मेखला का निर्माण और चारागाह विकास पारितंत्र विकास के लिए अति आवश्यक है। निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आबादियों की कृषि के पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि परिवहन साधन के रूप में पाइपलाइनों की महत्ता के किन्हीं 5 बिंदुओं का विश्लेषण कीजिए। किसी भी प्रकार की जलवायु धरातल पर आसानी से बिछाई जा सकती है, लंबे समय तक उपयोग करने पर सस्ती पड़ती है और समय की बचत होती है, प्रदूषण नहीं करती है और तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? तो सड़कें अपेक्षाकृत अधिक उबड़ खाबड़ और ढलुआ भूमि पर भी बनाई जा सकती हैं। सड़कें द्वार से द्वार तक सेवा प्रदान करती हैं। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधन पूरक हैं। शीघ्र खराब होने वाले सामान जल्दी से ढोए जा सकते हैं। थोड़ी दूरी की मात्रा के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक है। सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव अपेक्षाकृत आसान है तथा लागत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में गंदी बस्तियों की समस्याएं क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। इन बस्तियों में रहने वाले लोग ग्रामीण पिछड़े इलाकों से प्रवासित होकर रोजगार की तलाश में आते हैं। यहाँ अच्छे मकान का मिलना कठिन है। ये बस्तियाँ रेलवे लाइन, सड़क के साथ पार्क या अन्य खाली पड़ी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बसाई जाती हैं। खुली हवा, स्वच्छ पेयजल, शौच सुविधाओं, प्रकाश का सर्वथा अभाव होता है। कम वेतन या मजदूरी प्राप्त करने के कारण जीवन स्तर अति निम्न होता है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी पेपर से पहले पहले इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।